हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज बात करेंगे हम लोग क्लास 11th के सेट 1। ठीक है, क्लास 11 का हम लोग सेट 1 डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 का है। इसका है 2023 का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इसलिए इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको टोटली देखो, अगर बात करें ना जैक बोर्ड की, तो जैक बोर्ड में प्रीवियस 5 ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हीं को उठा पटक करके आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो 11 क्लास में अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस को बना लो। तो मैंने सबसे पहले आपको 2024 का क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर मैंने आपको करवा दिया। फिर आपको मैं 2023 का इस वीडियो में करा रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को करना है 2021 का। अब आप बोलोगे सर 2022 होना चाहिए था, 2021 क्यों करा रहे हो? क्योंकि देखो 2022 में टर्म 1 एंड टर्म 2 का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए थे। तो इस बेसिस पे मैं 2022 नहीं ले रहा हूँ, 2021 कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद आपको 2020 का क्वेश्चन करना है और उसके बाद आपको 2019 का क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2023 के बारे में। ठीक है, और अगर आप ये पाँचों साल के क्वेश्चन को कर लेते हो तो आप टोटल 200 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि 5 × 40 अगर करें तो 200 क्वेश्चंस को आप कवर कर रहे हो। अब इस 200 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से समझ के जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में 30 क्वेश्चंस तो आराम से अटेम्प्ट करोगे, है ना। 40 क्वेश्चन आता है, उसमें आप 30 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं अपने सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। बोल रहा है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज ये किया था, तो वो थे आपके सर सीवी रमन। ठीक है, क्या कौन थे? सर सीवी रमन थे, है ना। इसका जो मॉडल सेट का आंसर था वो गलत था, तो इसका एक्चुअल में आंसर होगा सर सीवी रमन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से रखेंगे, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट। इनमें से कौन सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है? तो आप सबको पता है टोटल कितने सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। बेसिकली हमने देखा है टोटल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। एक एमकेएस दिया रखा है, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा होता है सीजीएस, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। और जो चौथा होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम होता है। तो बोल रहा है इसमें से कौन नहीं है? नॉट बोल रहा है मतलब डेसिबल जो है, डेसिबल इसमें से सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। ठीक है, डेसिबल बेसिकली साउंड का एसआई यूनिट होता है, मतलब साउंड का यूनिट होता है, साउंड को डेसिबल में नापते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? अगर आपने कल का वीडियो मेरा देखा होगा 2024 का, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं बेसिकली 7 होते हैं, है ना। और 7 कौन कौन से थे? लेंथ के लिए मीटर हो जाता है, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, और करंट के लिए एम्पियर, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन नंबर ए ही मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर बी में मीटर किलोग्राम सही है, सेकेंड भी सही है, लेकिन कूलम, यहाँ कूलम आ जा रहा है। तो कूलम बेसिकली चार्ज का है, करंट का नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, है ना। ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म। अब इसमें देखो, इसमें सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ न्यूटन आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखो यहाँ न्यूटन आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर भी खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्लक्स आ जा रहा है, तो ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। और मैंने इसको 2024 वाले क्वेश्चन में भी डील किया था कि 7 फंडामेंटल, मतलब आप देख लो फंडामेंटल से क्वेश्चन आ ही रहा है, फंडामेंटल यूनिट से क्वेश्चन आएगा ही, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ ले। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। आगे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, बोल रहा है एक व्हीकल है जो ट्रेवल कर रहा है हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ v1 एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ v2, देन इट्स एवरेज स्पीड। देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया जो कल की क्लास में मैंने बताया था, 2024 में क्वेश्चन जो मैंने बताया था। इसमें क्या बोल रहा है, एक गाड़ी है जो क्या कर रहा है, हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ से ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 के स्पीड से, और हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है v2 के स्पीड से। तो बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो देखो जब भी डिस्टेंस सेम रहे, क्या सेम रहे? डिस्टेंस सेम रहे और वेलोसिटी अलग अलग रहे। तो मैंने उस केस में आपको समझाया था कि जब डिस्टेंस सेम रहता है और वेलोसिटी अलग अलग रहता है, तो उस केस में जो आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ये आ जाता है 2v1 इंटू v2, v1 इंटू v2 होगा। ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो आप याद रखना कि जब डिस्टेंस सेम रहे, यहाँ देखो डिस्टेंस क्यों सेम है, क्योंकि बोल रहा है हाफ द डिस्टेंस मतलब एक कोई भी डिस्टेंस उसका हाफ, तो हाफ तो भैया ये भी डी बाई, मानो ये डी है तो ये भी डी है,
तो हाफ डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो याद रखना जब डिस्टेंस सेम हो, वेलोसिटी डिफरेंट हो, तो आपको फार्मूला ये याद रखना है। और जब ऐसा कुछ आ जाए कि मान लो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं कवर, और यहाँ बोल रहा है कि इसका वेलोसिटी यहाँ v1 वेलोसिटी है और यहाँ पे v2 वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस नहीं, यहाँ बोल रहा है टाइम सेम है, ये जो t है यहाँ पे और यहाँ पे जो t है सेम है। तो जब टाइम सेम रहेगा ना तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। जब टाइम सेम रहे तो v1 प्लस v2/2, और जब डिस्टेंस सेम रहे तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये इतना पता होगा, 2024 के क्वेश्चन में भी ये चीज़ था। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे अगर हमें आपको क्या निकालना है, किसी भी मोशन का कितना वो फास्ट चल रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे निकालना है। तो याद करो जब भी हम किसी भी मोशन को देखते हैं कि वो कितना फास्ट चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, तो वो बेसिकली स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। किसके बारे में बताता है, स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड केवल विदाउट डायरेक्शन के टर्म में बताता है और वेलोसिटी डायरेक्शन के टर्म में बताता है। तो ये बेसिकली मान के चलते हैं कि किसके बारे में बता रहा है भैया, ये बता रहा है आपको वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। अब देखो अगर आप टोटल डिस्टेंस बाय, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला बेसिकली होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। थोड़ा सा इसको सबको पता है यार, ये प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा अरेंज करेंगे इसको। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर मान लो तुमसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो जब एवरेज वेलोसिटी तुमसे पूछे तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पे फॉर्मूला होता है टोटल, यहाँ देखो, हाँ यहाँ क्या आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिकली हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। तो इंस्टेंट पे बात करें तो कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। अगर एवरेज रहता तो होता टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, लेकिन ये किसी इंस्टेंट पे हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। चलो इतना क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका मैक्सिमम रेंज क्या होता है। देखो प्रोजेक्टाइल मैंने आपको बताया है, प्रोजेक्टाइल इस तरीके का होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को अगर हम देखें तो इस तरीके का प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है मैक्सिमम रेंज और एक होता है हाइट। तो ये नीचे वाला जो चीज़ है इसको बोलते हैं हम लोग रेंज, और यहाँ से यहाँ जो चीज़ होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइट, ठीक है। ये होता है ऊपर वाला हाइट और नीचे वाला चीज़ क्या होता है, रेंज होता है। तो पूरा मैक्सिमम रेंज मतलब इसको कितने थीटा से ऐसे भेजोगे कि ये मैक्सिमम रेंज एक्वायर करेगा, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि इसका थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम रेंज एक्वायर करता है। और मैक्सिमम हाइट कितने पे करता है, मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री पे करता है ना। थीटा 45 रहेगा तो मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम हाइट करना है तो थीटा 90 रहेगा। और उसका फार्मूला क्या होता था, उसका फार्मूला होता था बेसिकली, अगर हम लोग आर का फार्मूला निकालते थे तो आर इज इक्वल टू आता था यू स्क्वायर, हाँ बेसिकली यही क्या आता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आता था फार्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फार्मूला आता था। तो इसमें क्या बोल रहा है, साइन 2 थीटा जो है ना वो 90 डिग्री हो जाना चाहिए, या फिर थीटा 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इसको हमको 1 बनाना है तभी मैक्सिमम होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, यू स्क्वायर बाई जी। देखो यहाँ यू बाई जी है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, 45 सही है लेकिन यू बाई जी है। यहाँ यू स्क्वायर बाई जी है लेकिन थीटा 90 है, थीटा 90 नहीं होना चाहिए, 2 थीटा 90 होगा तो काम बन सकता है। तो ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या है, एक बॉडी है जो ट्रैवल कर रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे, जिसका रेडियस है 2 मीटर। सर्कमफेरेंस तो आपको पता होगा ना, सर्कल के जो किनारे पे, और उसका लीनियर वेलोसिटी दे रखा है कितना, 6 मीटर पर सेकंड। कितना दे रखा है, 6 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो अगर बोल रहा है कि बताइए इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, अरे यार हाँ, तो इसका हमसे क्या पूछ रहा है, इसका हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलता है, देखो अगर मान लो ये कोई चीज़ है जो ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, सपोज दैट ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। और इसका रेडियस कितना दे रखा है हमें, इसका रेडियस दे रखा है ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2 मीटर, ठीक है, ये 2 मीटर दे रखा है। और इसका जो वेलोसिटी है कितने वेलोसिटी से चल रहा है, इसका जो यहाँ से ऐसे लीनियर वेलोसिटी आ रहा होगा ये दे रखा है हमें, ये बेसिकली दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बताइए इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो चीज़ को आप ध्यान से समझो। देखो लीनियर वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, और जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, r टाइम्स ऑफ
ओमेगा, ठीक है। मतलब जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो r टाइम्स ऑफ क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय r। तो बताओ लीनियर वेलोसिटी हमारे पास में कितना है, v कितना दे रखा है 6, और r कितना है हमारे पास, रेडियस कितना है 2। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और ऊपर वाला जो वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड में आएगा। तो इस ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी है, क्या आ गया 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अगर आपसे पूछ दे जैसे ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। ये देखो, ये है v हो गया लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, उसमें r से मल्टीप्लाई। तो मान लो तुमसे ऐसे बोल दें कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, तो लीनियर एक्सेलरेशन को a से दिखाते हैं, ध्यान से समझना, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो r टाइम्स ऑफ ओमेगा हो जाता है, मतलब ऐसे, ठीक है। इसमें भी r टाइम्स ओमेगा नहीं होगा, सॉरी ओमेगा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा होगा। तो ये जो अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा बेसिकली क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मान लो अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, ठीक है, कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बताओ। तो देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे दिखाते हैं, बेसिकली उसको हम लोग s से दिखाते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को s से दिखाते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर उसका रिलेशन पूछ रहा है तो r टाइम्स हो जाएगा थीटा के। थीटा बेसिकली क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इस क्वेश्चन को अगर तुमसे एक्सीलरेशन के टर्म में दे दे तो भी तुम बना सकते हो, वेलोसिटी के टर्म में दे दो तो भी तुम बना सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दे दे तो भी बना सकते हो। बस रिलेशन याद रखना, इधर वाले सारे जो है a b s जो भी हैं ये सारे के सारे लीनियर हैं, और ये जो अल्फ़ा थीटा ओमेगा जो हैं ये सारे के सारे एंगुलर है और सब r से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एक्सीलरेशन इज द विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्सीलरेशन कैसा फिजिकल क्वांटिटी, तो आप सबको पता है एक्सीलरेशन कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। रिटार्डेशन पूछ दे तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। बोल रहा है एक स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है कुछ इक्वेशन को, ठीक है, स्टूडेंट स्टडी सम इक्वेशन, जो जिसमें बोल रहा है पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, चलो सही है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी सही है। और उसके बाद बोल रहा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चलो ये भी सही है। बोल रहा हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेंट इन दिस इक्वेशन। तो हमारे सामने कितने इक्वेशन है, पहला इक्वेशन ये बना, ठीक है, दूसरा इक्वेशन फोर्स वाला बन गया, और तीसरा इक्वेशन वेलोसिटी वाला बन गया। तो हमारे पास टोटल 3 इक्वेशंस हैं। अब बोल रहा है इसमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो वेक्टर कौन होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, लेकिन पावर वेक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, 2 हैं, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझने की चीज़ें थी। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। देख भींगा हुआ कपड़ा है, उससे हम क्या कर रहे हैं, उसको सेक कर रहे हैं। जैसे हम लोग घर में भी जैसे कपड़ा वपड़ा धोते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक बार ऐसे करके झाड़ते हैं ना, तो हम लोग उसको शेक करते हैं, सडन जर्क देते हैं। ऐसा सडन जर्क क्यों देते हैं, ताकि उसमें से जो भी पानी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए, है ना। पहले उसको हम लोग ऐसे ममोड़ के उसको ये करते हैं, उससे पानी निकालते हैं, फिर उसको हम लोग ऐसे झटका देके झाड़ते हैं ताकि पानी जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो निकल जाए। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पानी का निकल जाए। और ये किस लॉ पे बेस्ड है, तो ये बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है, क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और कोई भी चीज़ अगर मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा। इसका आपने वो भी एग्जांपल देखा होगा कि जैसे मान लो कोई दरी है, जिसमें दरी या फिर ब्लैंकेट है जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो उसको भी हम लोग डंडे से पीट पीट के ये करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल है वो क्या होगा, वो मोशन में आएगा और नीचे फॉल ऑफ कर जाएगा, है ना। तो यहाँ भी हम लोग सडन जर्क इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उनमें अचानक से मोशन आने की वजह से वो बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाएंगे, और जो भी हमारा कपड़ा है वो क्या रहेगा, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो इस वजह से ये न्यूटन फर्स्ट लॉ पे काम कर रहा है, या फिर इसको बोल सकते हो लॉ ऑफ इनर्शिया पे काम कर रहा है ना। बहुत ही सिंपल सा चीज़ था। चलो आगे देखते हैं। आगे स्किप कर दिया क्या मैंने, हाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉयल इन अ गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट। जब हम लोग बुलेट को फायर करते हैं, ठीक है, बुलेट को हम लोग फायर करते हैं तो हमें एक रिकॉयल मिलता है। रिकॉयल मतलब कि जैसे बुलेट ऐसे चलाए तो उसके पीछे आता है हाथ, है ना, रिकॉयल होता है। तो रिकॉयल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ बुलेट हैज़ अ स्मॉल लीनियर मोमेंटम, बिकॉज ऑफ बुलेट हैज़ लार्ज लीनियर मोमेंटम, द बुलेट हैज़ जीरो लीनियर मोमेंटम एंड नन ऑफ दिस। ये तो सबको पता है कि रिकॉयल किस वजह से होता है, लीनियर मोमेंटम की वजह से होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है स्मॉल लीनियर मोमेंटम होता है या लार्ज। तो एक बात ध्यान सुनो, जितने स्पीड से गोली बाहर निकलेगा उतने स्पीड से ये रिकॉयल करेगा। तो गोली का सोचो कितना स्पीड होता है, जो गन का बुलेट जो होता है उसका काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है, तो उसी स्पीड से ये रिकॉयल भी करता है।
तो इस वजह से इसका जो लीनियर मोमेंटम है बहुत लार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लार्ज लीनियर मोमेंटम। ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है, ए मास ऑफ बॉडी इज 2 kg। अगर एक बॉडी का मास 2 kg है तो बताओ उसका वेट कितना होगा। तो आप सबको पता होगा कि वेट जो होता है, वेट एक तरह का फोर्स है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है कि नहीं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। तो मास को अगर हम 2 kg ले लें और g हमारा कितना होता है, 9.8 होता है, एकदम एक्यूरेट लेके चले तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19.6 के आसपास, 19.6 न्यूटन। मैं बार बार बोलता हूँ कि वेट और मास दोनों अलग है, वेट एक तरह का फोर्स है, तो 19.6 न्यूटन होगा इसका आंसर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पैसेंजर है जो मूविंग बस में बैठा हुआ है, ठीक है, एक चलता हुआ बस में बैठा हुआ है। इज थ्रोन फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ बढ़ता है, ये इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप। जब बस को रोकते हैं तो आगे की तरफ वो जर्क करता है। इसको किसने एक्सप्लेन किया था, या फिर ये किस लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो आप सबको पता है, हम लोग बस में जब बस आगे की तरफ चलता है तो हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं, और जब ब्रेक मारता है तो हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, है ना। तो बोल रहा सडनली स्टॉप, यानी कि ब्रेक मारा तो आगे की तरफ जाएगा। तो ये किसके वजह से होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। इसमें आपने पढ़ा भी होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये कौन सा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। क्या बोल रहा है, यहाँ जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, कोलिजन के समय, कोलिजन जब होता है, कोलिजन मतलब जब दो बॉल टकराते हैं, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन वाला चीज़ आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो पार्टिकल ये होते हैं ये किस पे मतलब बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ मोमेंटम का बात हो रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है ओनली। देखो क्या लिख रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ पे तो कंजर्वेशन हमने पढ़ा ही नहीं था। न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने कंजर्वेशन पढ़ा था, और न्यूटन थर्ड लॉ में भी हमने कंजर्वेशन पढ़ा था। तो दोनों में हमने कंजर्वेशन पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। इस वजह से न्यूटन सेकेंड लॉ भी होगा और न्यूटन थर्ड लॉ भी होगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपस में कोलाइड कर रहा है तो पहली बात तो वहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया, सेकेंड लॉ बताता है। और दूसरी बात कि वहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर भी तो चल रहा है ना, दैट्स वाई न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ दोनों लगेगा। ओके चलो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आगे हमें क्या मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है, और उसको प्लेस किया गया है एक फ्लैट सरफेस पे, ठीक है, और उसमें हमने एक फोर्स अप्लाइड किया टू मूव इट्स पैरेलल टू द सरफेस। तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, डेवलप जो होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इस चीज़ को एकदम आराम से समझो, जो भी चीज़ लिखा हुआ उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक फ्लैट सरफेस है और इस फ्लैट सरफेस पे हम कोई एक मास ऑब्जेक्ट को इस तरह से ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो मास ऑब्जेक्ट है इस पे हम एक पैरेलल, इसके पैरेलल हम एक फोर्स लगाते हैं। जैसे इसके पैरेलल हम एक इधर एक फोर्स लगाएंगे। तो जब हम इसके पैरेलल इधर एक फोर्स लगाएंगे तो इस पार्ट पे ये जो सरफेस है, इस पार्ट पे हमें एक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि रिलेटिव मोशन में होता है। तो बोल रहा है ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमें ये चीज़ बताना है। तो देखो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक है, ये क्या होता है, म्यू इंटू एन। और ये जो एन है ये कैसा फोर्स है, ये वाला जो एन है ये नॉर्मल फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है, ये एक्चुअली में ये वाला नॉर्मल फोर्स होता है। और ये नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होता है, तो आप सबको पता है नीचे एक mg लग रहा होता है ना, नीचे एक mg लग रहा होता है, mg के बराबर होता है। तो अगर हम चाहें तो इस f को हम क्या लिख सकते हैं, इस f को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन को हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने mg लिख दिया। तो हमारे सामने फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू म्यू m इंटू जी। म्यू बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे बोल रहा है किसके प्रोपोर्शनल है, ये जो F डेवलप्ड हो रहा है ये किसके प्रोपोर्शनल है। तो देखो पहला लिख रहा है स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, तो स्क्वायर तो यहाँ दिख नहीं रहा हमें, तो स्क्वायर तो होगा नहीं भैया। ठीक है, फिर बोल रहा है मास ऑफ द बॉडी, तो मास ऑफ द बॉडी हो सकता है, लेकिन आगे के ऑप्शंस को भी चेक करना है। रेसिप्रोकल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, नहीं रेसिप्रोकल नहीं है, रेसिप्रोकल मतलब मास डिवाइड में आ जाएगा, तो ई भी नहीं है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ द बॉडी, ये भी नहीं है। तो क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, चलो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, किसी भी काइंड के कोलिजन में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, या दोनों सही होता है या दोनों गलत होता है। तो पहली बात कि किसी भी तरह के कोलिजन को अगर आप देख लो तो हर कोलिजन में चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, और दोनों तो हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कि लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है।
चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसी हाइट के लिए होता है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तो यहाँ पूरा मास है और यहाँ h भी है, मतलब मास है, हाइट है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ g होना चाहिए। और g बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि स्मॉल g यहाँ होता है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मत मार देना, जैसे मान लो 2 ऑप्शन आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मारना है, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें तो हमें क्या देगा, तो हमें वो देगा वर्क डन। कैसे, क्योंकि देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसका जो एरिया आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी प्रोडक्ट करते हैं ना, कोई भी फार्मूला में अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका एरिया निकालना होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर आ रहा है तो ये बेसिकली हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। तो आप याद रख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लिख रहा है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ, जो टॉर्क एक्ट हो रहा है रोटेशनल एनालॉग में, तो वो क्या है। तो इस चीज़ को देखो, बहुत बच्चा लोग इस क्वेश्चन को रट लेता है, लेकिन रटना नहीं भाई, फिजिक्स रटने की चीज़ नहीं है, इसको समझो क्या कह रहा है। टॉर्क, पहली बात तो टॉर्क समझो, टॉर्क क्या होता है। मान लो एक ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है, अब इधर एक फोर्स लगा रहे हैं और इधर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, या केवल एक डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये अपने सेंटर से क्या होगा, ये अपने सेंटर से घूम जाएगा। तो टॉर्क बेसिकली क्या है, टॉर्क कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, टॉर्क एक तरह का समझो कि फोर्स ही है, लेकिन एक रोटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेशनल एनालॉग, वो बेसिकली एक फोर्स है। ठीक है, और रोटेटिंग फोर्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ना ही वो मास है, ना ही वो वेलोसिटी, ना ही एनर्जी है, वो बेसिकली क्या है, फोर्स है। और इसका फार्मूला भी होता है ना, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क जो वेक्टर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ये फोर्स इंटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, हमने पढ़ा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कवर कर रहा है ना, ये 90 ऐसे, ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। चीज़ को मैंने समझा रखा है पहले भी, तो इस चीज़ को आप बस याद रख लें, याद करने की चीज़ नहीं है, बस समझ लेना है ना। तो ये एक तरह का फोर्स ही होता है, टॉर्क एक तरह का फोर्स ही है। बोला विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सिलरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो अगर आपने रोटेशन मोशन वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई, ठीक है, और एंगुलर एक्सिलरेशन यानी कि अल्फ़ा, और ये किसका प्रोडक्ट होता है, तो ये बेसिकली टॉर्क का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एंगुलर एक्सिलरेशन है, ये प्रोडक्ट बेसिकली किसका होता है, टॉर्क का होता है। तो टॉर्क हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन। इफ़ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, एक बॉडी है जो किसी एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग द। तो देखो एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी क्या हो रहा है, इस तरह से मान के चलो कि इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, सपोज दैट इस तरीके से मान के चलते हैं कि इस तरीके से ये ऐसे करके क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, सपोज दैट। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये रोटेट कर रहा है। तो बोल रहा है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, ये जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ये किधर आएगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई चीज़ एंगल में कवर होता है तो वहाँ पे राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से डायरेक्शन आता है, और वो डायरेक्शन क्या होगा, इस एक्सिस के सामने की तरफ या इस एक्सिस के पीछे की तरफ। तो यहाँ क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये कभी भी जब ये देखो, ये जब रोटेट कर रहा है ना, देखो ध्यान से, जब ये रोटेट कर रहा है ना भाई, तो यहाँ पे एक एंगल कवर कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से राइट हैंड थंब रूल लगाए तो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन या तो इधर आएगा, और अगर ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरह से, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट में अगर कर रहा है इस तरह से, तो इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इसका आंसर। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोरा एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लानट होगा। ठीक है, ये प्लांट नहीं है, ये प्लानट है। डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, मतलब जो भी बोल रहा है कि एस्केप स्पीड है किसी बॉडी का ऑन द सरफेस ऑफ प्लानट
या फिर हम बोल सकते हैं अर्थ, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहली बात भैया, हमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एस्केप वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी होता है जिससे किसी भी चीज़ को अगर अर्थ के सरफेस से बाहर फेंके तो दोबारा अर्थ पे वापस नहीं होता है, आता है। और वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चल जाना, और उतना होता है एस्केप वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है 2gm/r, ठीक है। और इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं √2g/r। तो ये भी फार्मूला होता है, ये भी होता है। तो बोल रहा है किस पे डिपेंड नहीं करता, तो देखो ये जी पे तो डिपेंड कर रहा है, फार्मूला में आ रहा है। तो मास ऑफ, ये एम जो है कैपिटल एम, ये मास ऑफ प्लानेट है, तो मास ऑफ प्लानेट पे भी डिपेंड कर रहा है, और आर रेडियस ऑफ द प्लानेट पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब इस पे भी डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द प्लानेट पे भी डिपेंड कर रहा है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड किस पे नहीं कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी पे, है ना। और मैंने अपने क्लास में भी पूछा भी था कि अगर कोई बॉडी है जो बहुत ही छोटा है और कोई बॉडी है जो बहुत बड़ा है, तो इस जैसे मान लो एक केजी का कोई भी भारी चीज़ है और एक मान लो कि 100 केजी का कोई चीज़ है, तो अगर हम इसमें एस्केप वेलोसिटी से दोनों को फेंकते हैं तो कौन बाहर जाएगा और कौन बाहर नहीं जाएगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 1 केजी वाला बाहर चल जाएगा और 100 केजी वाला बाहर नहीं जाएगा। नहीं, दोनों साथ में बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मतलब जो एस्केप वेलोसिटी होता है मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए दोनों साथ में बाहर जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है, ये जो v0 होता है जिसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, उसका फार्मूला बेसिकली g/r आता है, ठीक है ना। वो √2 टाइम्स, अगर आपसे ये भी पूछ दे, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला ये आता है। अगर आपसे ये भी पूछ दे कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो देखो एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो √2 टाइम्स होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी के, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी में √2 मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे देखो ये gr है ना, तो इसमें अगर √2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये एस्केप वेलोसिटी के बराबर है। तो ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हैं यहाँ से। चलो आगे देखते हैं, है ना, बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो आगे देखते हैं क्या है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। बोल रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ सरफेस में कहाँ मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ और बता दूंगा। जैसे देखो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, सपोज दैट ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस पे ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, और इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। ये है हमारा इक्वेटर है, और ठीक है भाई, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम कब होता है, ये मैक्सिमम होता है पोल पे, ठीक है। और पोल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये मिनिमम कब होता है, इक्वेटर पे। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है पोल पे, और मिनिमम कब होता है, इक्वेटर पे। और एकदम मिनिमम यानी कि जीरो कहाँ होता है, तो सेंटर पे। ये सेंटर पे क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम हो गया, यहाँ मिनिमम हो गया, और सेंटर पे क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है भाई। तो ये चीज़ हो गया। चलो आगे बात करते हैं आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में बोला था एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन, एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो ये स्मॉल m है यानी कि मास ऑफ बॉडी है। तो पहली बात तो एस्केप वेलोसिटी का अभी हमने फार्मूला देखा, क्या होता था एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला, ve = √2g, और यहाँ क्या था, m/r। तो भाई ये किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहली बात तो हमने देखा कि ये प्लानट पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो m0 है ना, ये जो देखो ये जो m0 है, ये m0 क्या है बेसिकली, अगर m पे पावर 0 है तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको हम ले सकते हैं क्योंकि m पे पावर 1 है, 2 है, 3 है, मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन इसका वैल्यू 1 है। तो हमसे बोल रहा है किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन मास, तो इस पे हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई रखो या ना रखो कोई बात बनता नहीं है। इसमें अगर हम लोग m0 से मल्टीप्लाई भी कर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बेसिकली 1 है, ठीक है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं हमारे 25 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होता है वो किस पे वर्क करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक बेसिकली पास्कल लॉ पे वर्क करता है। अगर आपने फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड देते हैं, लिक्विड के वजह से जैसे मान लो इस तरीके का ऐसे लिक्विड रहता है, ठीक है, और ये लिक्विड में इस तरीके के यहाँ पे इस तरह से पिस्टन लगे हुए रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये पिस्टन जो होता है ना, जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐसे ब्रेक दबाते हैं, ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है इसमें जैसे ही हम लोग यहाँ से ऐसे ब्रेक दबाते हैं तो इसके अंदर जो लिक्विड रहता है, ये इसके अंदर कुछ लिक्विड रहते हैं, तो ये जो लिक्विड रहता है ये क्या होता है कि इस पिस्टन को इधर के साइड में धक्का देता है और ये इस पिस्टन को इधर के साइड में धक्का देता है, और यहाँ ब्रेक शू लगा रहता है।
तो ये ब्रेक्सियो को क्या करता है, इस साइड में धकेलता है, इस साइड में इसको क्या करता है, बाहर की तरफ धकेलता है, और ये हमारा टायर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टकराने की वजह से ये चक्का रुक जाता है, और इसको बताने वाले साहब थे पास्कल, तो इन्होंने बताया था। अगर आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड वाला चीज़ पढ़ा होगा तो आपने इस चीज़ को देखा होगा। ये हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब कुछ पास्कल लॉ पे काम करता है। चलो आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है ए बॉडी इज प्रीलिंग फॉलिंग इन अ विस्कस लिक्विड फाइनली इट। देखो अगर मान लो कोई एक लिक्विड है, ठीक है, इस तरीके का मान लो अगर कोई एक कॉलम है, ट्यूब कॉलम, और इसमें कोई एक लिक्विड इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है, इस तरह से कोई भी लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, और ये कैसा लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है, ठीक है, जिसका मतलब कुछ विस्कोसिटी होगा। तो इसमें अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इसमें डालेंगे ना, तो कुछ देर के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे वेलोसिटी से आएगा, एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा वेलोसिटी कहते हैं, इसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है जिसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फॉल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 27। द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट पे, नेचर ऑफ द लिक्विड पे, एरिया पे। तो सबसे पहली बात, जो हमारा विस्कस फोर्स होता है उसका हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं। देखो जो हमारा विस्कस फोर्स है ना, इसका फार्मूला बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे अगर विस्कस फोर्स का हम लोग फार्मूला लिखें तो ये फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू होता है dV/dx, ठीक है, ये होता है। अब ईटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है जो कि नेचर ऑफ द लिक्विड को बताता है, ए यानी कि एरिया होता है, और dV/dx जो है ना, ये पूरा जो है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी है। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो देखो इस फार्मूला के हिसाब से ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, क्योंकि इस फार्मूला में कहीं भी वेलोसिटी नहीं आ रहा है, ये नेचर आ रहा है, एरिया आ रहा है, और ये पूरा वेलोसिटी ग्रेडियंट है dV/dx। तो ये तीनों आ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 28। द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन स्ट्रीमलाइन, पूरा ऐसा वेलोसिटी जिसमें फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन स्ट्रीमलाइन रहे और उसके ऊपर वो क्या बन जाए, टर्बुलेंट बन जाए, तो वो वाला वेलोसिटी क्या होता है, क्रिटिकल। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको आइडिया दे दूँ, ये भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कोई भी लिक्विड अगर एक सरफेस पे ऐसे पैरेलल चल रहे हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। और एक वेलोसिटी आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इस क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद ये जो लिक्विड्स हैं इस तरीके से नहीं चल पाते, ये कुछ इधर भागेंगे, कुछ इधर भागेंगे, कुछ ऐसे भागेंगे, तो इस तरह के फ्लो को हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ध्यान से देखो, ये जो टर्बुलेंट है इस चीज़ को दिखा रहा है, तो ये है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, TF टर्बुलेंट फ्लो, और ये है SF यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसा किरदार निभाता है कि इससे पीछे रहोगे तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में रहोगे, और इससे ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो टर्बुलेंट में आ जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या पूछ रहा है कि ऐसा वेलोसिटी जिसमें उसके फ्लो ऑफ लिक्विड स्ट्रीमलाइन है, लेकिन जैसे ही उसके अबव गया तो क्या बन गया, टर्बुलेंट बन गया। तो कौन सा वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, ठीक है। कोई पूछेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में लिक्विड के लेयर पैरेलल होते हैं, और टर्बुलेंट फ्लो में रैंडम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसमें रेनॉल्ड्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड वाला जो चैप्टर है उसी में सारा चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला एक स्टील वायर है जिसको लोड किया गया है 2 kg के वेट से। इफ़ द रेडियस ऑफ वायर इज डबल, अगर उसके वायर को क्या कर दे रहे, उसके रेडियस को क्या कर दे रहे, डबल कर दे रहे, तो बताओ उसका एक्सटेंशन क्या होगा। इसका एक्सटेंशन बिकम हाफ हो जाएगा, या 4 टाइम हो जाएगा, या 1/4 टाइम हो जाएगा, ये चीज़ कहना है। तो एक्सटेंशन हमें किससे पता चलेगा, यंग मॉडुलस से पता चलेगा। तो देखो यंग मॉडुलस का अगर हम लोग फार्मूला निकाले तो ये क्या होता था, फार्मूला स्ट्रेस बाय क्या होता था, स्ट्रेन होता था, है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता था। तो अगर हम लोग स्ट्रेस का फार्मूला निकाले तो स्ट्रेस बेसिकली क्या था, फोर्स बाय एरिया था, और यहाँ जो एरिया होगा ये बेसिकली πr² होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते थे हम लोग। और स्ट्रेन क्या होता था, स्ट्रेन होता था चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना, यही होता था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा फोर्स बाय, नीचे आ गया πr², और यहाँ पे आ गया डेल L, और ऊपर में क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा L, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें पूछ रहा है कि भाई इसके जो लेंथ है, माने जो L है, इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ हम यंग मॉडुलस के टर्म में निकाल रहे हैं इसको, है ना। तो ये जो डेल L है, अगर ये डेल L को इधर भेज दें, तो डेल L को जब हम इधर भेज देंगे
तो हमारे सामने जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, एफ इंटू में एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू में यंग मॉडुलस, ये आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये चीज़ आएगा। अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है हमें, वायर के जो रेडियस है, रेडियस जो है वायर का, इसको क्या कर दिए हम, इसको रेडियस ऑफ वायर को क्या कर दिए, डबल। मतलब ये जो आर है ये R2R हो गया है, डबल हो गया है। ठीक है, स्क्वायर नहीं हुआ है, डबल हुआ है। तो जब डबल होगा तो क्या होगा, देखो डेल एल इज इक्वल टू, ऊपर में हो गया एफ इंटू एल, और नीचे इसको डबल कर रहे हैं। तो डबल जब करेंगे भाई, देखो ये हो गया पाई, और जब इसको डबल किए तो ये हो गया 2R का स्क्वायर। ठीक है, ये 2R का स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो गया हमारे सामने यंग मॉडुलस। ठीक है, तो जब 2R का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो डेल एल, और ऊपर में आ गया एफ एल। ठीक है, नीचे यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम 4 को थोड़ा सा आगे लिख ले रहे हैं। ठीक है, और बाकी मेरे पास क्या बचेगा, पाई बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से R स्क्वायर बचेगा, और एज इट इज़ हमारा यंग मॉडुलस बचेगा। तो देखो ये लगभग फार्मूला ये एकदम ये जो डेल एल है लगभग सब कुछ वही है, सब कुछ देखो वही है, एफ बाई एल है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस, सब कुछ वही है, बस चेंज क्या हो रहा है, 1/4 आ जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन क्या आना चाहिए, इसके चेंज इन लेंथ में क्या हो रहा है, ये 1/4 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, 1/4 हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि 1/4 निकल के खुद आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ था, इसको बस थोड़ा सा कैलकुलेट करके सोचना था। चलो आ जाते हैं, बोल रहा 30 नंबर क्वेश्चन, ए बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज। देखो जो कोई भी ब्लैक बॉडी होता है ना, अगर बहुत ही अच्छा ब्लैक बॉडी है तो उसके अंदर तुम कोई भी लाइट दो ना, तो उसको अंदर वो सोख लेगा, उसको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लाइट भी चल रहा है। तो बोल रहा है द लैम्प ऑफ चारकोल हीटेड टू हाई टेम्परेचर, या मेटल कोटेड विथ ब्लैक डाई, मतलब पूछ रहा है कि इसमें से कौन आइडियल है। ठीक है, ग्लास सरफेस कोटेड विथ कोटर नहीं, हॉलो इनक्लोजर ब्लैकेंड इनसाइड हैविंग स्मॉल होल। तो ये होता है, क्योंकि स्मॉल होल जो होता है ना, मतलब कोई भी हॉलो चीज़ है उसमें अगर छोटे से छेद कर दे तो उसमें ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है, वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट टी टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो ये बेसिकली 3/2 RT होगा, है ना। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है, तो 3/2 RT होगा। ठीक, इसमें देख सकते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वही आता है। बिल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडाइनेमिक स्टेट। देखो थर्मोडाइनेमिक स्टेट ऑफ मैटर को कौन कैरेक्टराइज नहीं करता है। तो थर्मोडाइनेमिक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेसिकली अगर थर्मोडाइनेमिक को कोई भी देखता है तो PV = nRT से देखता है कि नहीं। तो PV = nRT यानी कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, R यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर है। तो देखो यहाँ प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, लेकिन वर्क इसमें कहीं भी तुम्हें दिख रहा है नहीं। तो थर्मोडाइनेमिक स्टेट को वर्क नहीं बताता है, बोला नॉट कैरेक्टराइज। ठीक है, तो कौन होगा, वर्क होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, हीट कैन नॉट इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ठीक है, स्टेटमेंट कंसिक्वेंस ऑफ। देखो क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप सबको पता है कि हीट का फ्लो कैसे होता है, हायर टेम्परेचर से किधर होता है, लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। तो बोल रहा है कि इस चीज़ को बताने वाले, मतलब इसमें बोला गया था कि खुद से कोई बॉडी इटसेल्फ फ्लो, मतलब खुद से कोई बॉडी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं जा सकता है। माने हीट का फ्लो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर कभी भी नहीं हो सकता है खुद से। सही बात है, खुद से कभी ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जा सकता है ना। नॉर्मली तो यही होता है ना भाई, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाता है हीट, इस पर कोई किसी का ज़रूरत पड़ता है नहीं, खुद से होता है। चाय गर्म है, हाई टेम्परेचर है, बाहर का सराउंडिंग ठंडा है, तो बाहर लो टेम्परेचर है, तो खुद ब खुद चाय ठंडा हो जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन अगर हम बोलें कि बाहर का जो ठंडा चीज़ है वो हमारे चाय में आ जाए और चाय को ठंडा कर दे, तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर कभी भी हीट फ्लो नहीं करता है। और इस चीज़ को कौन बताया था, तो इस चीज़ को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में बताया गया था। ठीक है, और आप सबको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या बताया गया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया गया था कि अगर हम किसी भी बॉडी में जितना एनर्जी देते हैं, जितना हीट देते हैं, तो वो इसके इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में खर्चा होता है। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या बताया गया था, टेम्परेचर का रोल बताया गया था कि टेम्परेचर एक मेजर रोल अदा करता है थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम के लिए।
है ना। तो ये चीज़ मैंने 2024 वाले सेट में भी बताया है बहुत अच्छे से, तो याद रखेंगे। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर नहीं जा सकता है, इस चीज़ को बताने वाले थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एक इंजन है जिसका एफिशिएंसी है 1/6 और उसका टेम्परेचर सिंक है 62 डिग्री सेल्सियस। इट एफिशिएंसी इज डबल। अगर उसका एफिशिएंसी को डबल कर दे तो जो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स होगा वो क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने लगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो उन बच्चों के लिए होता है जिसे जैकबोर्ड पता करना चाहता है कि ये टॉपर है या नहीं। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ये 99 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बस ऐसे याद कर लो। ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फिर इसको मैं आपके ऑफलाइन क्लासेस में बता दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर मैंने टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो बोल दिया मैंने कि 0 केल्विन लगभग, है ना। तो 0 केल्विन पे क्या होता है, तो 0 केल्विन पे क्या होगा कि वाटर फ्रीज हो जाएगा। वाटर तो फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लिक्विड हीलियम फ्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, तो हाँ मॉलिक्यूलर मोशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ जो भी मोशन सोच रहे हो 0 केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं 0 केल्विन है ना। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। तो 0 केल्विन है, उतना ठंडा हो गया तो उसमें मॉलिक्यूल्स का मोशन नहीं होगा, मॉलिक्यूल के मोशन स्टॉप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इन गैसेस अ साउंड वेव इज, गैस के अंदर जो साउंड वेव होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल ओनली होता है ना, क्योंकि आप सबको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव ही एक इकलौता ऐसा वेव है जो गैस, सॉलिड, लिक्विड हर जगह पे ट्रैवल कर सकता है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल ओनली होगा जो गैस में ट्रैवल करता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37। इफ अ वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन द फ्रीक्वेंसीज। तो आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय यहाँ पे टाइम होता है ना। बहुत बच्चा लोग बोलता है सर 1 अपॉन टाइम होता है, तो 1 जो लिखा हुआ है ना वो 1 ऑसिलेशन लिखा हुआ है ना, और टाइम 1 सेकेंड के टर्म में। तो इस चीज़ को याद रखें, वाइब्रेशन तो ऊपर कितना वाइब्रेशन दिया 20 वाइब्रेशन, और टाइम कितना दिया 2.5 सेकेंड दिया है। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे भाई यहाँ एक और 0 आ जाएगा, और 200 को जब 25 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है हर्ज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 हर्ज हो जाएगा। सिंपल सीधी बात, तो इसका ऑप्शन नंबर 8 हर्ज हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन। बोरा एक पेंडुलम है जिसको 70 टाइम ऑसिलेट किया गया इन 1 मिनट, 1 मिनट में 78 टाइम ऑसिलेट किया, तो बताओ उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो अगेन वही चीज़ है भाई, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वाइब्रेशन लिखो या फिर उसके ऊपर में लिख दो ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय नीचे हमें क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है, और हम सबको पता है कि टाइम सेकेंड में होना चाहिए। तो ऑसिलेशन हमें दिया है 78 और टाइम सेकेंड में होना चाहिए। तो 1 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 1 बार में तो कट गया, और 6 या 18 तो लगभग 1.3 हर्ज के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.3। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद हमारा जो 39 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एसएचएम। एसएचएम के लिए क्या एसेंशियल नहीं है, तो भैया रिस्टोरिंग फोर्स है, इनर्शिया है, मटेरियल मीडियम है, लेकिन ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है एसएचएम में। ग्रेविटी अगर एसएचएम करने लगे ना तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ग्रेविटी होगा, ये सबको पता होगा। देखो द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो देखो जब भी कोई चीज़ एसएचएम करता है ना तो उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है, जो भी स्प्रिंग होता है उसमें क्या आता है, F = -kx आता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है किसी भी मतलब स्प्रिंग वगैरह में F = -kx आता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि x यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा नहीं, डायरेक्टेड इज द सेम एट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसी के साथ हमने टोटल 40 क्वेश्चन कवर किया। अब ये हमने 2024 और 2023 को डन कर लिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 2021 पे बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद 2020 पे बात करेंगे। ठीक है ना, और इसको आपको बहुत अच्छे से समझ के जाना है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ट्रस्ट मी, इतना करके चले जाओ, एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। फिर हम लोग लास्टली 2019 करेंगे और बस इसके बाद बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग देखेंगे 2021 और 2020 के क्वेश्चंस को। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को।